प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी लोगों को भूगोल में लेसन 3 का अध्ययन करना है, जिस लेसन का नाम है अपवाह। तो अपवाह नाम सुन करके आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। इसका तात्पर्य है फैलाव। तो फैलाव किन किन लोगों में होता है? तो ये भूगोल के अंतर्गत आपको नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, नदियों का अपवाह तंत्र। तो इस लेसन में प्रमुख नदियों एवं उसकी सहायक नदियां, झीलें, अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका, नदियों का प्रदूषण, नदियों के प्रदूषण को रोकने के उपाय का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप इस लेसन की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि इस लेसन में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र के संपूर्ण नदी तंत्र को उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र के संपूर्ण नदी तंत्र को उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कहते हैं। बहुत अधिक बड़े आकार तथा विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई उच्च भूमि या पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को पृथक करता है, अलग करता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट मुख्य जल विभाजक है। हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियां बारहमासी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें वर्ष भर बरसात एवं ऊंचे पर्वतों पर पिघलती हुई बर्फ से जल की प्राप्ति होती रहती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का जल बहाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम के दौरान बड़ी नदियों में भी जल का प्रवाह कम हो जाता है। यदि किसी धारा की सहायक नदियां किसी वृक्ष की शाखाओं जैसी प्रतीत होती हैं तो यह प्रतिरूप ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप कहलाता है। मुख्य धारा वृक्ष के तने जैसी प्रतीत होती हैं तथा इसकी सहायक नदियां वृक्ष की शाखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदियों से समकोण पर मिलती हैं तो इसे जाली जैसा आकार प्रदान करती हैं। तो इस विशिष्ट अपवाह तंत्र को जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। जब केंद्रीय शिखर अथवा गुंबद जैसी संरचना से धाराएं विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होती हैं तो इस प्रतिरूप को अरारीय प्रतिरूप कहते हैं या अरीरीय प्रतिरूप कहते हैं। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी महान हिमालय की कैलाश श्रृंखला
की चोटी के पास स्थित महान मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की लगभग 1/3 अफवाह द्रोणी जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में स्थित है, जबकि शेष पाकिस्तान में है। गंगा नदी भागीरथी, गंगोत्री हिमालय से निकलती हैं। इसके उद्गम स्थल से लेकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने तक इसे भागीरथी कहा जाता है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। यह नामचा बरबा में अंग्रेजी के अक्षर एंड जैसी मोड़ लेती है तथा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात जो है दिहांग, लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, जिसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतर बड़ी नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नद का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। साबरमती, माही, भारत, पूजा और पेरियार पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है या उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 860 किलोमीटर लंबी इस नदी का अपवाह तंत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा में स्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर में एक झरने से निकलती है। यह लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह तंत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला है। यह तमिलनाडु में कुडलोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इसका अपवाह तंत्र कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में स्थित है। फूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान में मरुस्थलीय
क्षेत्र में स्थित सामर झील खारे पानी की झील है, जिसके जल का प्रयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। भूमि की किसी तंग पट्टी या रेत के अवरोध के कारण सागर से पृथक हुई छिछली जलराशि को लेगून कहा जाता है। उड़ीसा की चिल्का झील तथा चेन्नई की पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट की लेगून के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का प्रारंभ 1985 ईस्वी में किया गया था। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। मीठे पानी की झीलें पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं। इस तरह से आप इसी लेसन में अफवाह के बारे में हम आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आप इसी लेसन में देखेंगे महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द, जिसमें नंबर 1 आता है गोखुर झील। इस झील का निर्माण बाढ़ वाले क्षेत्रों में किसी नदी विसर्प के कटने से होता है, उसे गोखुर झील कहते हैं। लेगून खारे पानी की झील जो समुद्र के तट पर स्पिट तथा रोधिका आदि के कारण बनती है, उसे लेगून कहा जाता है। जलप्रपात जब नदी बहुत तीव्र ढाल से नीचे गिरती है तो ऊपर से जल के नीचे गिरने की इस प्रक्रिया को जलप्रपात कहा जाता है। नदी विसर्प नदी के मार्ग में मोड़ आने से बनने वाले भू आकार को नदी विसर्प कहते हैं। अंतर्देशीय अफवाह जब किसी देश का पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता, बल्कि किसी अंतर्देशीय सागर या झील में जाता है, तो उसे अंतर्देशीय अफवाह कहते हैं। वितृका वह जलधारा है जो मुख्य नदी से पृथक होकर जिसके जल का कुछ भाग अपने साथ ले जाती है, वितृका कहते हैं। ज्वार नद मुख किसी नदी का ज्वारीय मुख, जहाँ पर नदी का मीठा व सागर का खारा जल आपस में मिलते हैं, उसे ज्वार नद मुख कहते हैं। डेल्टा लगभग तिकोने आकार का जड़ोड़ मिट्टी से बना समतल भूभाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, उसे डेल्टा कहते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। विसर्प किसी नदी का घुमावदार भाग या वक्र जो उस समय बनते हैं जब नदी समतल पथ पर एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमती रहती है, तो प्रायः निचले मार्ग में होता है, तो उसे विसर्प कहा जाता है। मुहाना झील या सागर में नदी का मिलन स्थल मुहाना कहलाता है। गाद नदी में पाई जाने वाली बालू मिट्टी आदि गाद कहलाती है। गार्ज तेज खड़े किनारों वाली गहरी घाटियां गार्ज कहलाती हैं। इस तरह से इस लेसन में महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के बारे में जो हम आप सभी लोगों को बता रहे थे, अब इस लेसन में अगले टर्न पर आप सभी लोगों को हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के अंतरों के बारे में बताएंगे। और बच्चों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि लेसन 1 और 2 जिसके अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय
और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित किया है, उसे आप अवश्य कर लिए होंगे। और आज जो हमने इस लेसन के बारे में वादन किया हूँ, इसे आप अवश्य सुनिएगा ध्यान लगा करके। इसके बाद चिंतन करिएगा और अब हो सके तो इसका नोट्स भी तैयार करें और कल आपके नंबर पर इसके प्रश्न उत्तर प्रेषित किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।